देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। राहुल गांधी के दौरे के बीच अचानक से भाजपा ने मोदी का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या राहुल गांधी के कार्यक्रम से डर गए हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन की हालत खराब हो गई है। दोस्तों बताएंगे कैसे अमित शाह के द्वारा सीट बंटवारा किया गया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने मोर्चा संभालते हुए 9 सीटों पर जोरदार तरीके का हंगामा शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके बाद क्या बिहार में फिर से आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस का बनेगा गठबंधन, बताएंगे। उस और हवा भी बहने लगी है दोस्तों। अचानक से राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां पर चिराग पासवान क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं, बताएंगे इसके पीछे बड़ा कारण क्या है और क्यों अचानक से एनडीए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द तक करना पड़ा है दोस्तों। और चिराग पासवान की सीट पर नीतीश कुमार ने खुद के उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की राजनीति केवल एक ही तरीके से बच सकती है, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ में आकर 2015 की तरह चुनाव लड़े, वरना नीतीश कुमार को इस बार जनता टाटा अलविदा बाय बाय बोलने जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी और एडीजीपी पूरन कुमार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, जहां पर मायावती जी और प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी ने न्याय की गुहार लगाई दोस्तों, लेकिन अभी तक न्याय नहीं दिया गया है और अभी तक ना तो डीजीपी को पोस्ट से हटाया गया है दोस्तों, ना ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले को लेकर लगातार एक के बाद एक पार्टी के नेता आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि मृतक पूरन कुमार के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अभी तक कोई न्याय नहीं हो पाया, अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा इस चक्कर में, और अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर मोर्चा संभाला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि राहुल गांधी न्याय दिलाने के लिए खुद हरियाणा के चंडीगढ़ में पहुंचेंगे दोस्तों। आज शाम को राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां पर पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से मुलाकात करेंगे दोस्तों। इस दौरान न्याय को लेकर राहुल गांधी भी जोरदार तरीके से आवाज उठाने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के मंत्री नायब सिंह सैनी बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक डीजीपी को उसके पोस्ट से नहीं हटाया गया दोस्तों। और राहुल गांधी अब जब चंडीगढ़ में आज मौजूद रहेंगे, जो पार्टी की ओर से ऑफिशियल जानकारी दी गई है, तो उसके बाद अपने आप न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जहां पर जाते हैं वहां पर पूरा बीजेपी का तंत्र एकदम से डर जाता है दोस्तों, और उसके बाद अचानक से न्याय होना शुरू हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बिना भाजपा के लोग मानेंगे नहीं और न्याय दिलवाएंगे नहीं, और राहुल गांधी के पहुंचते ही न्याय जरूर शुरू होगा, क्योंकि बीजेपी के लोग राहुल गांधी से काफी डरते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और राहुल गांधी के दौरे के बाद से हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरीके की खलबली मची हुई है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के दौरे को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज यानी 14 तारीख को चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे, लेकिन 2 दिनों के बाद यानी 15 और 16 छोड़ने के बाद 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा होने वाला था दोस्तों। नरेंद्र मोदी सोनीपत आने वाले थे और भाजपा के लोग हरियाणा में बड़े दिनों से तैयारियां कर रहे थे दोस्तों, लेकिन जैसा ही खबर सामने आई कि राहुल गांधी आज 14 तारीख को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो उसके बाद अब नरेंद्र मोदी की सभा को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी सोनीपत में जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है उस क्षेत्र का जायजा लेने के लिए गए थे दोस्तों। इसके बाद वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उनका दिल्ली का दौरा रद्द हो गया और वो चंडीगढ़ की ओर चले गए दोस्तों, यानी उनको भी नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी के हरियाणा के दौरे को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अचानक से नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि पता है कि राहुल गांधी पहुंच गए। अब तो यह मामला पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2 दिन पहले 12 तारीख को रविवार को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बैठक के बाद सीट बंटवारे की घोषणा करती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर सीट बंटवारे को लेकर अंतिम कदम उठाया गया दोस्तों, जहां पर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और उसके बाद जो सीटों का आंकड़ा था उसमें 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 101 सीटें ही जनता दल यूनाइटेड को, 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई दोस्तों, और हम पार्टी यानी जीतन मांझी की पार्टी को 6 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई। इस पूरे मामले पर एक बात जो देखने को मिली दोस्तों वो ये कि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बराबर यानी जुड़वा भाई होकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। अमूमन हर चुनाव के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इस बार दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। सब ये सोचकर हैरान हो गए कि आखिर नीतीश कुमार कैसे इस बात को मान गए होंगे कि वो बीजेपी के बराबर में सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसके बाद अब खुलासा हो गया है दोस्तों, दरअसल बिना नीतीश कुमार को बताए सीटों पर मोहर लगा दी गई दोस्तों। इसके बाद अपडेट ये दिया गया कि एनडीए गठबंधन वाले बीते दिन 4 बजे के आसपास संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सभी एक साथ बैठकर एनडीए गठबंधन की मजबूती के बारे में मीडिया से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होने वाला था, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अचानक से जनता दल यूनाइटेड की कोर कमेटी की बैठक बुला ली दोस्तों, और तभी समझ में आ गया कि कुछ बड़ा गेम बिहार में शुरू हो चुका है। और इसके बाद बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करवा दिया गया दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार हाई प्रोफाइल बैठक कर रहे थे, यानी अपनी पार्टी के सबसे शीर्ष स्तर के टॉप लेवल के ग्रुप की बैठक कर रहे थे। और इस दौरान नीतीश कुमार ने जब ये देखा कि उनको कौन कौन सी सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली है दोस्तों, तो इसके बाद नीतीश कुमार का पारा चढ़ गया दोस्तों। नीतीश कुमार ने यह बोला कि 9 सीटें ऐसी है जिस पर जनता दल यूनाइटेड के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इन 9 सीटों को तो हमको नहीं छोड़ना चाहिए था, जेडीयू वालों को नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर फिर दिल्ली में बातचीत क्या हुई है? नीतीश कुमार इतने नाराज थे दोस्तों कि बताया गया कि संजय झा को मीटिंग में आने भी नहीं दिया गया, उनको बाहर रखा गया। और इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ में 9 सीटों को लेकर बातचीत शुरू कर रही है दोस्तों। और जैसे ही नीतीश कुमार 9 सीटों को लेकर अब दावेदारी करने लगे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, वैसे ही अब चिराग पासवान के साथ नीतीश की पार्टी जेडीयू का 36 का आंकड़ा हो गया है। दरअसल खबर यह है कि अचानक से पता चलता है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर यानी एलजेपी आर को मिली सीट सोनबरसा से जनता दल यूनाइटेड ने खुद का उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है दोस्तों। यानी संडे को सीट बंटवारे में एलजेपी आर चिराग पासवान की पार्टी को जो सीट दी गई जेडीयू ने उस पर अपना उम्मीदवार उतारकर उस सीट पर दावेदारी ठोक दी है दोस्तों। ऐसे टोटल 9 सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान को फायदा पहुंचाया गया है और नीतीश कुमार की मजबूत सीटें छीनकर चिराग पासवान को दे दी गई है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी साजिश बिहार में कर रही है दोस्तों। इस मामले को लेकर अब नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे के सीट को ही मानने से मना कर दिया दोस्तों। और इसके बाद घमासान जारी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का बेटा विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहा है दोस्तों। जीतन राम मांझी के बेटे का भी कहना है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी वालों ने जीतन राम मांझी को बेवकूफ बना दिया है, उनको केवल 6 सीटों में साथ में रखा जा रहा है और बड़ी संख्या में दलित समाज के वोट लेकर बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। ऐसे में दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा भी अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं। तो एनडीए के अंदर अब शुरू हो चुका है कुरुक्षेत्र दोस्तों, और ये कुरुक्षेत्र कितना आगे जाएगा, यानी महाभारत कितना आगे जाएगा, इसकी पूरी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार गुजरात के अंदर राहुल गांधी का मिशन शुरू हो चुका है दोस्तों। गुजरात की जिम्मेदारी राहुल गांधी की ओर से अमित चावड़ा को दी गई है, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राज्य में काम कर रहे हैं दोस्तों। जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी में नेताओं को शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया, जहां पर गुजरात की हवा बदल रही है, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि नीतियों और लाचार शासन व्यवस्था के साथ साथ तानाशाही रवैये से तंग आकर ईडर के 200 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है दोस्तों। और अमित चावड़ा ने कहा कि आप सभी कांग्रेस पार्टी में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आगे लेकर जाना है। कुल मिलाकर दोस्तों जो वीडियो बनाया गया है उसमें देखा जा सकता है कि लाइन लगाकर 200 कार्यकर्ता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और अपने गले से बीजेपी का पट्टा निकालकर फेंककर कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन खड़ा कर लिया तो खेला होने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 53 सीटों पर आगे आने के लिए बोला है दोस्तों। यानी उम्मीदवारों को टिकट देकर 53 सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन में बिहार के अंदर सीटों का बंटवारा तथाकथित तौर पर हो चुका है दोस्तों। इसके लिए अब कोशिश कर रहे हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता की अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को टक्कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों जितने उम्मीदवार ओपी राजभर उतारेंगे दोस्तों उतना बड़ा खेला होता हुआ दिखाई देगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी वालों का पुराना तरीका है दोस्तों। एक तो गठबंधन सहयोगी को बीजेपी सीटें कम देती है और उसके बाद भी अगर गठबंधन सहयोगी चाहता है कि जितनी सीटें मिली है उतनी सीटों पर अच्छे से चुनाव लड़ो, तो उनमें कुछ एक सीटों पर कुछ संगठन उभर कर सामने आते हैं और स्थानीय पार्टियों का विरोध करने लगते हैं, बहिष्कार का ऐलान कर देते हैं दोस्तों। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार में, जहां पर बिहार में सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के हरि मांझी की बहू जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है दोस्तों। उन्होंने ऐलान किया है कि एक दिन पहले हरि मांझी ने सीट वितरण पर नाराजगी जताई थी। मांझी बिहार में बीजेपी के एक बड़े दलित समाज के नेता है दोस्तों। ऐसे में सोचिए कि जीतन राम मांझी अपने पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन उनको उसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक बागी नेता सुधा देवी से बड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो गई है दोस्तों। सुधा देवी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद और विधायक के परिवार से आती है। सुधा देवी हरि मांझी की बहू है, जिन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार के सामने निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने
ने टिकट बंटवारे में इस सीट पर मांझी को चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया दोस्तों, लेकिन अब बीजेपी से ही जुड़ा व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतन राम मांझी के पास जो केवल 6 सीटें गई है, उनमें भी इस सीट पर वोटों को डिवाइड करने के लिए और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए निर्दलीय मैदान में है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन का जबरदस्त तरीके से विस्तार होने जा रहा है दोस्तों। इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर एक और पार्टी से जोरदार तरीके का समर्थन मिलता दिखाई देगा। दरअसल खबर यह है कि राज्यसभा में सांसद संजय राउत ने कहा कि एमएनएस पार्टी के नेता राज ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का महाराष्ट्र में हिस्सा बनना चाहते हैं। संजय राउत ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल के साथ में कई दौर की इस मामले को लेकर बातचीत की जा चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर चर्चा और ज्यादा तेजी से की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, राज ठाकरे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन अब अचानक से उनको कांग्रेस पार्टी में अगर आना है जैसा दावा संजय राउत ने किया है दोस्तों, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एक नई और मजबूत ताकत बनकर उभर रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब पार्टियां कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ दिखाई देना चाहती है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश में लकीर खींच दी है, अब लोगों के पास, खासकर पार्टियों के पास केवल 2 ही विकल्प है, या तो वो गांधी की विचारधारा को मानने वालों के साथ में खड़े रहे या फिर सावरकर की विचारधारा को मानने वालों के साथ में खड़े रहे, यानी अब क्लियर कट डिवाइड हो चुका है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के जाने माने एक ऐसे नए नेता और सोशल एक्टिविस्ट कनन गोपीनाथन जो आईएएस अधिकारी थे दोस्तों। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब धारा 370 को जम्मू और कश्मीर से हटाया, तब उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए नागरिकों के ऊपर अन्याय करने का आरोप लगाया था दोस्तों। इसके बाद से वो लगातार लोगों के बीच में संघर्ष करते आए हैं और आखिरकार अब उनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद आई है दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल का उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा कि आज से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन गया हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारों को आगे लेकर जाऊंगा। आपको बता दें कि उनको ज्वाइन करवाने के लिए कन्हैया कुमार और साथ में गुजरात के नेता जिग्नेश मेवाड़ी मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में कनन गोपीनाथन तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के अन्नामलई के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अन्नामलई के नाम पर चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अब कनन गोपीनाथन संभाल सकते हैं। तमिलनाडु में एक तरीके से कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा मिला है और दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सिद्धांतों को लेकर हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं। सोचिए, धारा 370 को लेकर सारे अधिकारियों ने मुंह पर टेप बांधकर बैठने का फैसला लिया था, लेकिन केवल 2 ही अधिकारी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। एक तो कनन ने और दूसरा जम्मू और कश्मीर के आईएएस अधिकारी साहब फजल ने इस्तीफा दिया था दोस्तों, जबकि साहब फजल तो वापस अपने काम पर लौट गए, लेकिन कनन गोपीनाथन जनता के बीच में है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र सिद्धरमैया ने राज्य के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है और आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरीके से लागू करना चाहता है जिस तरीके से तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के आदेश जारी करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं कि मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले पर कहा है कि जैसे तमिलनाडु की सरकार जांच पड़ताल करवा रही है आरएसएस के कैंप लगाए जाने पर, उसी तरीके से अब कर्नाटका के अंदर भी होना चाहिए और आरएसएस को किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी कैंप लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और आपको पता है दोस्तों कि केरल से कितना भयावह मामला सामने आया था और उसके बाद से अब आरएसएस को लेकर चर्चाएं और तेजी से बढ़ रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब में राहुल गांधी ने पार्टी के संगठन के सृजन को लेकर यानी ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से बनाए जाने को लेकर एक नेता को मैदान में उतारा। वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऐसे में भूपेश बघेल की एक तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत प्रवेशकों की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की जा रही है और इस चर्चा में केसी वेणुगोपाल जिम्मेदारी संभाल रहे हैं दोस्तों। वेणुगोपाल से बातचीत करने के लिए पंजाब के पार्टी के प्रभारी मौजूद है भूपेश बघेल और बता रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी का कार्यक्रम पंजाब के अंदर चल रहा है। ऐसे कई और प्रवेशकों के साथ में भी लगातार बातचीत जारी है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन विस्तार को लेकर पूरी तरीके से सीरियस दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है, उन लोगों के लिए ये तगड़ा झटका है, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा काम कर रही है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने बिहार में अपना पूरा संगठन बना लिया दोस्तों और अब पार्टी की ओर से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की जा रही है। लेकिन उसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ में खींचतान जारी है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन आरजेडी के
साथ में खींचतान के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से टिकटों का बंटवारा करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों लालू यादव जी अब पार्टी के नेताओं को सिंबल बांटने लगे हैं। लालू यादव ने मटिहानी से बोगो सिंह को सिंबल दिया है। दोस्तों संदेश से दीपू सिंह को लालू यादव ने पार्टी का सिंबल दिया है। मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, दोस्तों उनका एक ऑडियो कॉल जो आपको याद होगा, उनको वापस से आरजेडी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। मसौढ़ी से रेखा पासवान को आरजेडी ने सिंबल दिया है। परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर संजीव सिंह जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान विधायक है दोस्तों, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने का फैसला लिया और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए थे, तो पार्टी ने उनको भी आगे किया है। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर बिहार से है दोस्तों, जहां पर ऐसा लग रहा है कि बिहार में शेरो शायरियां चल रही है। दरअसल दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में टिकटों का अभी बंटवारा नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। ऐसे में मनोज कुमार झा आरजेडी के राज्यसभा के सांसद कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अब कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोगों ने इस पूरे रहीम के दोहे का जवाब दिया है दोस्तों। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता रागिनी नायक की ओर से जवाब दिया गया दोस्तों। वो कहती हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। यानी दोस्तों बिहार चुनाव में जबरदस्त तरीके से कविताएं और दोहे चल रहे हैं, शेरो शायरियां चल रही है। यानी एक तरफ से खुसरो की याद की कविताएं बताई जा रही है तो दूसरी ओर से रहीम के दोहे बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये लगातार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का भी यही हाल है दोस्तों, जहां पर जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में उनको हल्के में आका गया है, इस कारण एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जहां पर बादल की जिद है बिजली गिराने की, वही मेरी जिद है आसियां बनाने की। यानी मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए बातें वो भी बोल रहे हैं दोस्तों। तभी चल रहा है जमकर, इसी तरीके से देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें जब से राहुल गांधी ने कृष्णा लवरू को बिहार भेजा था तब से ही ये बात मानी जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार करके इस बार सीरियस तरीके से बिहार चुनाव लड़ने वाली है। इस बार कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के छत्र छाया में नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट आजाद सोच के साथ मैदान में उतरने वाली है और इसके लिए कृष्णा लवरू को मैदान में उतारा गया था। उन्होंने संगठन का विस्तार करवाया दोस्तों और असर ये हुआ कि पार्टी को व्यापक समर्थन मिला और राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, तब भी जनता ने जोरदार तरीके का समर्थन किया और कृष्णा लवरू के कारण पार्टी को अलग अलग जिलों के अंदर अपनी मजबूती दिखाने का मौका मिला। और अब पार्टी चाहती है कि उनको कम से कम 60 या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन जिस तरीके से सहयोगी लोग आ चुके हैं, नए नए सहयोगी आ चुके हैं बिहार में महागठबंधन के अंदर, तो काफी मुश्किल है कांग्रेस पार्टी को 54 से ज्यादा सीटें दे पाना दोस्तों। और इसी को लेकर लगातार रस्साकसी जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत को लेकर कुछ फैसले आज या कल में लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल गांधी ने जब कृष्णा लवरू को मैदान में उतारा था तभी तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में एक इंडिपेंडेंट, एक विचारधारा के साथ मजबूत संगठन के साथ लड़ने जा रही है। यानी पहले कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता था कि वो बिहार में महागठबंधन की कमजोर कड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया कि अब कमजोर कड़ी नहीं बनना है। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस उन सीटों पर भी दबाव बनाए जहां पर पार्टी या महागठबंधन पहले मजबूत रहा है, वहां कांग्रेस को लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इससे पहले पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई दोस्तों, लेकिन 50-45 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल अपने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीता था। तो कांग्रेस पार्टी को काफी टफ सीटें दी गई थी और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो सारा ब्लेम कांग्रेस के ऊपर पड़ा। इन्हीं बातों को दूर करने के लिए राहुल गांधी के कहने पर कृष्णा लवरू बिहार में मौजूद थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महागठबंधन में सीपीआई माले ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। सीपीआई माले ने तरारी सीट से मदन सिंह चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। गांव से शिव प्रकाश रंजन को टिकट दिया गया है। आरा से कयूमुद्दीन अंसारी को चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो लेफ्ट पार्टियों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार को लेकर अभी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी क्या और इंतजार कर पाएगी, ये काफी मुश्किल है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को भी जल्दी से जल्दी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। पहले चरण के चुनाव के लिए तय करना पड़ेगा उम्मीदवार और जल्द से जल्द नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। 10 तारीख से पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? क्या कांग्रेस पार्टी को अकेले मैदान में जाना चाहिए या चिराग पासवान के साथ में गठबंधन करना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस बात पर गौर करना चाहिए। सब कुछ जल्दी होने वाला है दोस्तों। किसी भी वक्त कोई भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। हम लगातार इसे लेकर अपडेट बनाए हुए हैं। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार में अब पत्रकारों का भी विरोध शुरू हो चुका
चुका है दोस्तों पत्रकारिता करने के लिए। तथाकथित पत्रकार जब बिहार पहुंची चित्रा त्रिपाठी तो उनको कई सारे नारे सुनने को मिले दोस्तों। उनके सामने लोगों ने नारे लगाए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, हमको रोजगार चाहिए और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो लगभग हर जगह लग रहा था। यानी एक नैरेटिव जो राहुल गांधी बिहार में सेट करके गए हैं, उस नैरेटिव के इर्द गिर्द पूरा चुनाव बिहार में हो रहा है, ये बात दिखाई देने लगी है। साथ साथ जन स्वराज पार्टी को बिहार में उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन ने जन स्वराज छोड़ के AIMIM से जुड़ने का फैसला लिया है दोस्तों। टिकट नहीं मिलने के बाद अब मुंगेर से उनको AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। यानी नेता इस तरीके से पलटियां मार रहे हैं दोस्तों, जैसे कह पाना मुश्किल है कि कौन नेता आज यहाँ है कल कहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। पूरी तरीके से बिहार का चुनाव अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होगा और नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे कि केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी या जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ज्यादा सीटें अगर नीतीश को नहीं दी गई तो खेला करने में ज्यादा टाइम नीतीश कुमार लेते नहीं है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।